हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ 7 डेज 7 टॉपिक सीरीज में। आप सभी का स्वागत है और आज हम कर रहे हैं इसमें राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन वीडियोसों को भी देख लीजिए। और ये जो सीरीज है हमारी चलाने का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनकी फाउंडेशन थोड़ी सी बन सके। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड सारी जानकारियों के लिए और इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो देखने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, इसमें राज्य को निर्देश दिए जा रहे हैं, यानी अगर भविष्य में जो राज्य है या जो भी सरकारें आएंगी वो किस प्रकार ऐसे कार्य कर सकती है जिससे जनता का वेलफेयर हो। ठीक है, तो जनता के वेलफेयर के लिए जो कार्य कर सकती है उसी को निर्देश, एक प्रकार के निर्देश है जो कि किसको दिए गए हैं, भारत की भावी सरकारों को दिए गए हैं, जिससे उनकी जो वो नीतियां बनाते हैं, जो पॉलिसीज वो बनाते हैं, उसमें उनको दिशा निर्देश मिल सके, यानी कि गाइडेंस का काम करते हैं। ये किसके लिए? आपके राज्य के लिए। ठीक है, इनका कोई भी वैधानिक आधार नहीं है, यानी कि कोई भी लीगल बेसिस नहीं है। दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट हैव एनी लीगल बेसिस नॉर डू दे प्रोवाइड एनी लीगल रेमेडी। ठीक है, सच प्रिंसिपल्स हैव बीन क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स व्हिच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू स्टेबलाइज अ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सरकार को ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वे कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो इसमें ये किस भाग में, ये आप याद रखिएगा, और इसके आर्टिकल कितने से कितने तक हैं ये भी आपको याद रखने हैं। अब एक एक करके हम इन आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो आर्टिकल 36 में जो राज्य है उसकी परिभाषा दी गई है, डिफाइन द स्टेट। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि ये जो भाग 4 है जिसमें आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको किसी भी न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, एनफोर्सेबल नहीं होगा। उसके बाद है आपका आर्टिकल 38, इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। आर्टिकल 39 में आपके नीति के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है। आर्टिकल 39A है आपका निःशुल्क कानूनी सहायता से रिलेटेड, यानी कि फ्री लीगल एड से रिलेटेड है। इसके बाद आर्टिकल 40 है, इसमें पंचायतों के गठन की बात करी गई है और इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए हर गांव में पंचायतों का गठन किया जाता है। आर्टिकल 41, इसमें कल्याणकारी सरकार की बात करी गई है। आर्टिकल 42, न्याय संगत एवं मानवीय कार्य तथा मातृत्व सहायता सुनिश्चित करना है। तो इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज आती हैं जो कि शिशु और माँ की देखभाल से रिलेटेड होती हैं। इसी प्रकार से आपकी आर्टिकल 43 है, इसमें उचित मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर आता है, जिसमें आपके कई सारे स्टेट्स या गवर्नमेंट कई बार प्रयास करती है कि वो अपने स्टेट में न्यूनतम वेतन कर दे कि उस न्यूनतम वेतन से कम किसी भी व्यक्ति को न मिले। उसके बाद है आर्टिकल 43A, इसमें प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है। आर्टिकल 43B, सहकारिता को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आर्टिकल 45 है आपका इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर, तो शिशु एवं बाल देखभाल। तो कई सारी योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है, सुकन्या धन योजना है इस प्रकार की, और माता और शिशु की देखभाल से रिलेटेड भी कई सारी योजनाएं आपकी चलती हैं। तो वो इन्हीं आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करते हैं, चलाती है। ये उनको एक प्रकार का गाइडेंस देते हैं किसी भी सरकार को अपने राज्य को चलाने के लिए। आर्टिकल 46 में है आपका अनुसूचित जातियां, यानी कि जो SC, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, और जो आपके वीकर सेक्शंस हैं उनको शोषण से संरक्षण प्राप्त हो, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट काम करे। आर्टिकल 47, पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, यानी न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। तो इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, जो आंगनबाड़ी में होती है छोटे बच्चों को भोजन प्रोवाइड करती है, और जो गांव की महिलाएं होती हैं गरीब स्तर की, उनको क्या दिया जाता है, उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे जाते हैं। कई सारी चीजें, जैसे कि आपका चना मिलता है, दलिया मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। आर्टिकल 48 है वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन, तो एग्रीकल्चर, साइंटिफिक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। तो वो इसी आर्टिकल को ऐसे ध्यान में रखते हुए गाइडेंस के तौर पर
गाइड करती है गवर्नमेंट्स को। आर्टिकल 48A है पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट काम करे। उसके बाद है आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स विच हैव नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 में है आपका न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, जुडिशरी शुड बी सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आर्टिकल 51 है राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, द स्टेट सेल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखो जब हम पॉलिटी में राज्य की बात करते हैं ना, तो इसमें राज्य का मतलब आपका स्टेट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके राज्य है ना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, तो ये आपके राज्य हैं। लेकिन आपका पॉलिटी में जो राज्य है, इसमें राज्य का मतलब देश है, ठीक है। जहां जहां स्टेट आएगा तो स्टेट से आप समझ लेना कि वो किसकी बात कर रहे हैं, हमारे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली आपकी जो संविधान है उसमें राज्य देश को कहा गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखो। अब देखो मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इसमें रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 नए कोर्स लॉन्च हुए हैं। तो अगर आप उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या उत्तराखंड से नहीं भी है लेकिन आप उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो देना चाहते हैं, तो आपको जीएस के साथ साथ उत्तराखंड भी पढ़नी होगी। तो उत्तराखंड पढ़ने के लिए आप हमारा कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। ये उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे कवर करता है, फिर चाहे वो लोअर अपर पीसीएस हो, ग्रुप सी हो, इसमें आपको उत्तराखंड की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और दूसरा जो कोर्स है वो है हमारा जीएस से रिलेटेड। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट का हो, तो आप इस कोर्स में अपनी जनरल स्टडी पढ़ सकते हैं। ये कोर्स आपका 8 to 10 मंथ का चलेगा। तो इस कोर्स में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, कंप्यूटर सब कुछ कराया जाएगा। और हमारी खासियत ये कि हम सारे कोर्सेस आपको बाइलिंगुअल में कराते हैं। आपकी जो भी पीडीएफ, मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब आपके बाइलिंगुअल होते हैं, ठीक है। तो आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं। इनको देखने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, अचीवर्स, और उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, ये जो निदेशक तत्व हैं, ये आपका इनका कोई लीगल बेस तो है नहीं, तो फिर इनका महत्व क्या है? इनका महत्व है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, उसके बाद आर्थिक और सामाजिक जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना करना, और भारत सरकार के जो कल्याणकारी कार्यों का आधार है, जो अधिकांश योजनाएं आप देखोगे वो सब इन्हीं आर्टिकल से प्रेरित होकर है, जैसे मैंने कुछ बताई, ये सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन तो एक सीधे सीधे ये बन जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में आते हैं? तो भाग 4 में आते हैं। कौन से आर्टिकल तक आते हैं? 36 से 51 आर्टिकल तक आते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या ये वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, क्या है? तो जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वाद योग्य नहीं है, यानी कि ये क्या एक्शनेबल नहीं है। अगर जो राज्य है वो इनको लेकर अपने कोई दिशा निर्देश इनके पालन नहीं करती है तो उसे कोर्ट में लेकर नहीं जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जैसे आपके मौलिक कर्तव्य है ना, जो हम इसकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी वाद योग्य नहीं है, उसी प्रकार से आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपके वाद योग्य नहीं है, इनका कोई भी लीगल बेस नहीं है। सिर्फ ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि जब वो अपनी कोई नीतियां बनाए, योजना बनाए, पॉलिसीज बनाए तो इनको ध्यान में रखकर बनाए। अब इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल में क्या चीज दी गई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज है। जैसे पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में दिया है, तो कई बार ये मिलान करो इस टाइप से आ जाते हैं ये चीजें। तो इसमें से इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीक हम कोई नए सब्जेक्ट की आपके लिए सीरीज लेके आएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।